हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इसके पूर्व संविधान का दूसरा भाग आपको प्रदान किया गया है और अभी तक हम भारतीय संविधान में एक्ट पढ़ रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कारगर दिए गए थे। इसलिए उन्हीं एक्टों को ध्यान में रखते हुए 1858 का एक्ट इसके पूर्व वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। तो आज बात करेंगे हम भारत परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1861 जो भारत आया था, इस अधिनियम के तहत ये तय कर दिया गया था, ये लग रहा था भारतीयों को कि भारत में अब संविधान का सूत्रपात किया जाएगा। इसीलिए क्योंकि भारत के लिए और भारतीयों के लिए कुछ नियम बनना शुरू हो चुके थे, इसलिए तो कहेंगे संवैधानिक सूत्रपात। संवैधानिक सूत्रपात की शुरुआत कर दी गई इस एक्ट के तहत। दूसरी बात, इसी एक्ट में जो कही गई थी, गवर्नर जनरल को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था गवर्नर जनरल, उस समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर कौन आ गया है? वायसराय। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। अध्यादेश का मतलब होता है जब कोई नियम या कानून संसद या विधानमंडल या सभा में पारित नहीं होता है तो उस नियम को उस क्षेत्र में या उस राज्य में लगाना अनिवार्य होता है। तो उस नियम को लगाने के लिए फिर राष्ट्रपति या कोई मुखिया अपना खुद का विशेषाधिकार प्रयोग करता है। वही क्या होता है? आपका अध्यादेश। यानी अपने अधिकार के तहत उस एक्ट को पारित कर देता है, कुछ दिन के लिए लागू कर देता है, उसको बोलते हैं अध्यादेश। इसीलिए ये बना आपका अध्यादेश। जैसे आपको देश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। क्लियर? तो दोस्तों, बात समझ में आई होगी। दूसरी बात करेंगे हम इसी में विभागीय प्रणाली हमारे यहाँ शुरू कर दी गई। विभागीय प्रणाली में क्या हुआ कि नियम कानून बन ही रहे थे, इसलिए हमारे देश में विभागीय प्रणाली शुरू कर दी गई। दोस्तों, एक पॉइंट क्लियर ये करना है कि विभागीय प्रणाली होती क्या है। इसकी बात करें हम तो कारण जो इसके पूर्व हम एक्ट पढ़े उसमें बताया गया था कि केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी और केंद्रीय विधान परिषद जो बनाई गई थी उसमें जो मेंबर हुआ करते थे उनके निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए उसमें कई सारे नियम बनाना शुरू कर दिए गए और जब केंद्रीय विधान परिषद में हर कार्यों के लिए नियम बनाना शुरू कर दिया गया एक ही स्थान से, तो नियमों में बदलाव कुछ किया गया। कुछ नियम के अधिकार जो हैं वो वायसराय को दिए गए और कुछ ऐसे ही रहें। इसलिए जो वायसराय को नियम दिए गए, अधिकार दिए गए, उसी वायसराय के नियम अधिकारों के तहत ही अलग अलग अधिकार मिलना शुरू हो गए। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि जो अधिकार थे उन्हीं को अलग अलग बांट दिया। इसीलिए जब अलग अलग बांट दिया तो वही क्या बना दिया? विभाग बना दिया अलग अलग। इसलिए विभागीय प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, और इसी के तहत ही
मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसीलिए क्वेश्चन आता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जो जनक होता है उसे क्या बोलते हैं? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक। तो इतने कार्य हुए थे इसमें। इसके पश्चात बात करेंगे आप $1892 का एक्ट। लेकिन 1892 के पहले हम रुकेंगे। 1862 में भी पढ़ा हमने। 1873 का एक एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत ये कहा गया कि 1 जनवरी 1974 ईस्वी को ये घोषित किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। दोस्तों 1 जनवरी 1974 को जो एक्ट बना गया, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाकर भेजा है, उस एक्ट का नाम है 1873 का एक्ट। और उस एक्ट के तहत ही भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया? उसे भंग कर दिया गया। तो 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है, अर्थात अभी तक BOC को ख़त्म किया गया था। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त कार्यों को ख़त्म किया गया और इसके प्रशासन व्यवस्था को भंग कर दिया गया। ठीक है, उसके पश्चात एक यहाँ पर और एक्ट पढ़ेंगे हम 1876 का अधिनियम, ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद बात करेंगे हम तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी उस समय, जिस समय की ये कहानी चल रही है। और महारानी जो विक्टोरिया थी, तो विक्टोरिया भारत के शासन व्यवस्था को देख ही रही थी। इसीलिए इसी एक्ट के तहत 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को रानी विक्टोरिया को, यानी इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, याद रखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इस एक्ट के तहत 1876 का अधिनियम के तहत ही 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी, ठीक, विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी अनाउंसमेंट किया गया। साम्राज्ञी मतलब होता है जो साम्राज्य को संचालित करती है। ठीक है, तो सम्राट को संचालित करने वाले को क्या बोलते हैं? सम्राट बोलते हैं। अगर किसी देश के शासन व्यवस्था को संचालित करे, प्रशासनिक व्यवस्था को देखें, प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था को देखें, तो उसे बोलेंगे सम्राट। और जो महिला में होगा उसे क्या बोलेंगे? साम्राज्ञी। अब कारण यूके का सम्राट है ही है, अब एक सम्राट कहाँ बन गया? इंडिया का। इसलिए अब इंडिया के समस्त, यानी कि अब महारानी 2 देशों की, ठीक, महारानी बन गई। अभी तक केवल एक देश हो गई थी, अब 2 देशों की बन गई, तो साम्राज्ञी इसलिए अनाउंसमेंट किया गया। तो याद रखना दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो एग्जाम में आते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे 1883 ईस्वी का। 1883 ईस्वी का एक एक्ट आता है, उस एक्ट की बात कर लें, फिर आपको बताना है। इस एक्ट की बात करें हम तो इसका नाम पड़ा इल्बर्ट बिल। दोस्तों इसका नाम पड़ा इल्बर्ट बिल। 1883 ईस्वी में क्या हुआ? इल्बर्ट बिल लाया गया, ये भारत में ही लाया गया।
कारण भारत के जो वायसराय थे, वो वायसराय की शर्तें ये थी, ठीक है, कि वायसराय अब पूरे भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का अधिकार बन गया उसको। वो पूरे संपूर्ण शक्ति को संचालित कर रहा था औपचारिक रूप से, और किसके अंडर में था? महारानी के अंडर में, भारत में कार्य कर रहा था। लेकिन शर्त यहाँ पर देखें हम, इल्बर्ट बिल क्यों आया और ये है क्या चीज़? हुआ क्या कि जो भारतीय व्यक्ति न्यायाधीश बनते थे न्यायालयों में, उनको अंग्रेज़ों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था, या यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। तो बड़ी समस्याएं थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बड़ा विद्रोह भी होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये विचार किया गया कि इल्बर्ट बिल की बात आई, तो इल्बर्ट बिल इसीलिए जब पारित किया गया तो इसमें यह तय किया गया कि इल्बर्ट बिल कैसे हो, तो इसीलिए इस बिल के तहत ही भारतीयों को यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। यानी कि इल्बर्ट बिल क्या है कि जो भारतीय न्यायाधीश थे, भारतीय व्यक्ति थे, भारतीय न्यायाधीश बने थे, उनको यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया। इसमें बड़ा विद्रोह हुआ, हंगामा हुआ था केंद्रीय विधान परिषद में हंगामा हुआ। इस हंगामे को ध्यान में रखते हुए ये 83 से पहुंच गया, 10 साल आगे पहुंच गया। इसका मतलब 1892 में, और इसी समय आप जानते हो, इसी के मात्र 2 साल पश्चात 1885 ईस्वी में हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में, और इसको ध्यान में रखते हुए ये गतिविधियाँ और तेजी से चलनी शुरू हो गई। इस वजह से ये बिल अंततः बाद में पारित किया गया। तो अगर इल्बर्ट बिल आया तो आप मारोगे, इल्बर्ट बिल का मतलब ऐसा बिल जिसके तहत भारतीयों को यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया, उसे क्या बोला गया? इल्बर्ट बिल। तो दोस्तों ये हुआ समाप्त। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892, लेकिन आज नहीं, और इस अगला वीडियो जो मिलेगा आपको उसमें प्रदान किया जाएगा। तो 1892 का एक्ट अगले दिन पढ़ाया जाएगा। नमस्कार।